हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं बताता हूँ मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को कंटिन्यू करते हैं और आज का लेक्चर लगेगा और एक लेक्चर और लगाने वाले हैं। हम आज फिनिश नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझते हुए करेंगे। जी सर। तो जल्दी से नोट्स पर आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हो कब हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। बहुत जल्द चैप्टर फिनिश कराना होता तो हम 2-3 क्लास में ही कंप्लीट करा देते। हम धीरे धीरे करें ताकि आप आराम से कंफर्टली इसको रिवाइज करते रहो। जी सर। तो आज क्या करने वाले हैं हम सर? हम करने वाले हैं रिसीवेबल। ठीक है सर। रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होती है? देखो दोस्त, सबसे पहले रिसीवेबल होते कौन है? रिसीवेबल का मतलब डेटर, मतलब डेटर्स, जिससे पैसा आना है। सर डेटर से पैसा आना है, ये वर्किंग कैपिटल में क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वर्किंग कैपिटल के अंदर? बेटा वर्किंग कैपिटल में आप क्या सीखते हो सर? वर्किंग कैपिटल में होती है हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। इन्हीं का रोल होता है। जी बेटा, इन्हीं का रोल होता है। सर करंट एसेट्स में डेटर भी एक मेन क्या नाम है रोल प्ले करता है। यस बेटा, डेटर बहुत मेन रोल प्ले करता है। सर उस साइड ऑपरेटिंग साइकिल में जब जाते हैं तो डेटर का रोल फिर से आता है कि क्या नाम, जब आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया और डेटर ने हमें पेमेंट करी, तब से उस पूरी पूरी एंटायर साइकिल को क्या बोलते हैं सर? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो डेटर का बहुत जगह रोल आता है। कहता है भाई डेटर का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सर मैनेजमेंट बोले तो क्या? मैनेजमेंट बोले तो सर मैनेजमेंट बोले तो क्या करना होता है? मैंने कहा देखो दोस्त, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि भाई सुनो, जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं, जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं, मतलब क्रेडिट में सेल करते हैं, तब हमारे डेटर बनते हैं। जी सर। तो ये कहता है कि ये पता लगाओ भाई इन डेटर को क्रेडिट पीरियड कितना दें, क्रेडिट पीरियड कितना दें, हाउ मच क्रेडिट पीरियड इज अलाउड टू द डेटर्स, डेटर्स को कितना अलाउ किया जाए। इन मेनी केसेस इट कैन से दैट कि इफ देयर एनी न्यू डेटर, इफ देर इज एनी न्यू डेटर, कोई भी हमारी कंपनी का, हमारी फर्म का एक न्यू डेटर आता है, तो भाई आप ट्राई करो, इवन ट्राई क्या, आप इसको क्रेडिट में सेल मत करो। आप इसको क्रेडिट में सेल मत करो। ऐसे ही थोड़ा ना है कि कोई भी आ जाएगा और आप उसको क्रेडिट में सेल कर दोगे। नहीं बेटा, जब आपका अपने डेटर के साथ गुड रिलेशन हो जाए, या फिर सर गुड रिलेशन हो जाए और आपको पता चले कि हाँ ये बहुत ही रिलायबल, इसकी गुड रेटिंग है, इसकी रेटिंग बड़ी ही अच्छी है, मतलब ये पैसे आराम से दे देगा, तो उस व्यक्ति को आप सेल करना, मतलब रिलायबल व्यक्ति को ही आप क्रेडिट पीरियड देना, अदरवाइज क्रेडिट पीरियड मत देना। ठीक है जी सर। अब क्रेडिट पीरियड का निर्धारण मतलब इसका डिटरमिनेशन करते हैं, क्रेडिट पीरियड कितना दे भाई साहब, वो डेटर को देख के आप हिसाब लगाना कि डेटर को कितना समय देना चाहिए, 1 महीना देना चाहिए, 1 हफ्ता देना चाहिए, 10 दिन देने चाहिए, या कैसे। एक छोटी सी बात और कहता है, ये कहता है भाई देखो, जो भी ये क्या नाम क्रेडिट पीरियड है ना, ये देखा जाता है बिजनेस कैसे है। आमतौर पर भाई हमारा जो बिजनेस है, लाइक टीचिंग का बिजनेस है, लाइक सर टीचिंग का, हाँ भाई साहब जीएसटी वाले तो ये कहते हैं कि आप बिजनेस चला रहे हो। इवन ये जैसे सर एजुकेशन है, हम लोग आपको सर्विस वगैरह दे रहे हैं, तो हम आपको सर्विस देते हैं, आमतौर पर हमारे ज्यादा डेटर नहीं होते बेटा, हमारे डेटर नहीं, हम या तो अपफ्रंट पेमेंट ले लेते हैं, या फिर महीने 1.5 महीने के अंदर पेमेंट ले लेते हैं हम, या फिर इवन विद इन अ वीक। इवन आप लोगों ने देखा होगा एडवांस में फीस ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह से होता है। लेकिन आमतौर पर जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या फिर ट्रेडिंग यूनिट में चले जाते हैं, तो वहां पर आमतौर पर पहले गुड्स दिया जाता है या सर्विस दी जाती है, उसके बाद पैसा। ठीक है, तो ये देखा जाता है भाई आपका बिजनेस कैसा है, तो आपको कितना समय देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए। ठीक है, टीचिंग में भाई अगर हम 3-3 महीने का क्रेडिट पीरियड अगर आपको देने लगे, तो भाई 1.5-2 या फिर 2.5 महीने में तो कोचिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी सर। तो देखा जाता है कि टाइम पीरियड मतलब आपका बिजनेस कैसे है। कहता है रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करते हैं। कहता है रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होती है? कहता है रिसीवेबल्स आर दोज व्हिच कम्स इन द लास्ट स्टेज ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। यस सर, इन्हीं से पैसा आता है, फिर उससे हम क्या करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं। कहता है आफ्टर द सेल ऑफ द फिनिश गुड्स ऑन क्रेडिट, कहता है कि जब हम सेल करते हैं फिनिश गुड्स को ऑन क्रेडिट पे, देन कन्वर्टेड इनटू द कैश, फिर इनको कैश में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज हमने क्रेडिट में सेल किया, डेटर बने, डेटर से हमें कैश रियलाइज होगा बेटा, उसकी बात करता है ये। कहता है रिसीवेबल क्रेडिट पीरियड में भी डिफरेंट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। कहता है भाई इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिफरेंट होता है। कोई टाइम पीरियड 10 महीने का देता, सॉरी 10 दिन का देता है, कोई देता ही नहीं है, कोई 1 महीने का देता है, कोई 2 महीने का देता है, कोई 3 महीने का देता है, कोई 4 महीने का देता है। तो कहता है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। कहता है इट कैन बी 3 to 7 days और कैन बी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 2 to 3 month। कहता है ये भाई साहब 3 से 7 दिन का भी हो सकता है और 2 से 3 महीने का भी हो सकता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखा जाएगा। कहता है सप्लायर कैन ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट फॉर द लेट पेमेंट। कहता है भाई साहब देखो बात कुछ ऐसी है, मैंने क्या किया मैंने क्या किया, ये भाई बिस्ला गारमेंट्स, हमने क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। सेल किस पे कर दिया? क्रेडिट पे कर दिया। उसको बोला भाई साहब 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दियो। क्या कर दियो? 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दियो।
अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने इसको कह दिया भाई 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया ना, तो 31st डे से आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आपके पास मेरा आउटस्टैंडिंग है। मतलब 1 लाख का सेल किया था मैंने इसको क्रेडिट में, तो 1 लाख पे मेरे को 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज दे देना 31वें दिन तक। 30 दिन तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 31वें दिन से हम आपसे ब्याज लेना शुरू कर देंगे। बोले जी ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है व्हाइल डिसाइडिंग द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड फॉर द डेटर, कहता है अगर आप डेटर का क्रेडिट पीरियड इंक्रीज कर रहे हो, लाइक 2 से 3 महीने कर रहे हो, 10 से 15 दिन कर रहे हो, तो क्या कहता है वी शुड कंसीडर द एडिशनल बेनिफिट एंड द कॉस्ट ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट। कहता है भाई साहब सुनो, अगर आप उसका टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो तो देख लेना कि टाइम पीरियड बढ़ाने से अगर आपको फायदा तो हो रहा है तो उसको बढ़ाना, अदरवाइज मत बढ़ाना। है सर फायदा नुकसान, हाँ देखने वाले हम, देखना फायदा नुकसान होगा हमें, ठीक है सर। क्या कहता है हाउ डू फर्म इंश्योर रियलाइजेशन, कि भाई साहब उनसे पैसा आए कैसे इंश्योर करें हम। कहता है द फर्म मेंटेन देयर ओन रिकवरी स्टाफ फॉर द रियलाइजेशन एंड दे फॉलो देयर रिकवरी पॉलिसी। कहता है सुनो भाई साहब, हर फर्म के पास, हर बिजनेस के पास, हर कंपनी के पास उसकी रियलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हमारा एक स्टाफ मेंबर सबसे पहले अगर जब ड्यू होगा तो उसको कॉल की जाएगी, ठीक है, इंटीमेशन दिया जाएगा, पहले तो ऑटो पॉपुलेट हमारा मैसेज जाएगा, उसके बाद उसको कॉल की जाएगी कि भाई आपका ड्यू हो चुका है, पेमेंट कर दो। अगर वो फिर भी पेमेंट नहीं करता तो हमारा एक स्टाफ उसके क्या नाम बिजनेस प्रीमाइसेस पे या फिर कस्टमर के पास या फिर डेटर के पास जाएगा और कहेगा भाई साहब पैसे दे दीजिए। और ये सारी पॉलिसी बिजनेस की डिफाइन होंगी कि हमें रिकवरी पॉलिसी कैसे, मतलब अगर डेटर पैसा नहीं देता है, बाद में भी पैसा नहीं देता है, तो हम उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेने वाले हैं। तो सारी कहता है कि आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए और आप उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब रिकवरी कैसे कर रहे हैं। अगर आप डेटर को फॉलो अप नहीं करोगे तो शायद पैसा ना, यार सारे अच्छे डेटर थोड़ा होते हैं, कुछ कहते हैं चलो भाई साहब कंपनी को याद ही नहीं है, नहीं देते पैसा। आगे चलते हैं, कहता है also some firm provide the credit period to the customer after making a good relationship। कहता है ऐसे ही नहीं भाई साहब हम क्रेडिट पीरियड अलाउ करते, अच्छा रिलेशनशिप होगा डेटर के साथ तभी हम अलाउ करेंगे विद देम, दैट इज नो क्रेडिट सेल टू द न्यू कस्टमर। कोई भी नया कस्टमर आ जाता है तो हम भाई साहब उसको आते ही क्या नहीं देंगे सर, आते ही उसको क्रेडिट पीरियड नहीं देंगे कि भाई साहब ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से दे दो, नहीं शुरू में भाई उसका रिलेशनशिप बनाओ, देखो डेटर कैसा है, पेमेंट दे देगा या नहीं दे देगा। जी सर। आगे क्या रखा है डिजायरेबल लेवल ऑफ रिसीवेबल, ये बेटा मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूँ, कह रखा है कि एग्जांपल आप एक बार बुक में से गो थ्रू कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है जी सर कर लेंगे हम। आगे चलते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पॉलिसी। कहता है क्रेडिट पॉलिसी को जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो, तो भाई साहब ये फैक्टर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो सर इन फैक्टर को देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। कहता है क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द रिसीवेबल, कि भाई साहब क्वालिटी एंड क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। मतलब भाई सब डेटर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, रेटिंग कैसी है, उसको कितने रुपए का आप सेल कर रहे हो, ठीक है, और मतलब पास्ट का रिकॉर्ड उसका कैसा था, उस सारी चीजों को ध्यान रखेंगे हम। द फॉलोइंग पॉइंट्स डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करते हैं, द फॉलोइंग पॉइंट्स, देखो नीचे यहाँ पे आ चुका है, देखो ये रहा, इसको हम टेबल को इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि पॉलिसी कैसे बनती है। कहता है द फॉलोइंग पॉइंट डिटरमाइन द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी टू मेक इट्स डेटर। कहता है भाई साहब हमारा डेटर के अंदर पैसा उलझा रहता है, एक तरह से वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, डेटर से पैसा लेना है, पैसा आएगा, भाई साहब एक तरह खुद सोचो डेटर के अंदर हमारा पैसा उलझा हुआ है लेकिन वो हमारी एसेट है, तो कहता है भाई डेटर के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट उलझी हुई है। कहता है द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी मेक्स द डेटर, कहता है द इफेक्ट ऑफ द क्रेडिट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। कहता है सुनो भाई साहब जब भी आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो तो पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए खुद सोचना। कहता है देखो सुनो, अगर आप क्रेडिट सेल नहीं करते, कॉमन सेंस लगाओ, क्रेडिट सेल अलाउ ही नहीं करते, तो आमतौर पर आपकी सेल बहुत कम होगी बेटा, बस में ये नहीं है। अगर आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हो तो देखो भाई साहब क्रेडिट पीरियड कितना देना है, कहीं आप हद से ज्यादा क्रेडिट पीरियड तो दे रहे हो, सेल भी बढ़ गई, बहुत ज्यादा सेल बढ़ गई, लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा है, उस सेल बढ़ने का क्या फायदा जब पैसा ही नहीं आ रहा है। तो आपको कहा जाता है कि भाई साहब सुनो, हमें सेल भी बढ़ानी है और ये डिटरमाइन करना है कि क्रेडिट पीरियड कितना अलाउ करे, तो भाई साहब इस चीज को ध्यान रखना। ओके सर। कहता है क्रेडिट की क्या क्या टर्म होंगे, लाइक हम आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, लेकिन 3 महीने में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपको उसके बाद 10% ब्याज लेंगे आपसे। ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैश डिस्काउंट, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम कस्टमर को कैश डिस्काउंट दे देते हैं कि भाई आप ऐसा करो 3 महीने 4 महीने का आप क्रेडिट पीरियड मतलब हम आज ही आपको डिस्काउंट देते हैं, आप 10% कम में पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज कैश डिस्काउंट ले लो। 1 लाख रुपए का आपका बिल बनता है, आज ही अगर आप पेमेंट करते हो तो आप हमें 90,000 दे दो। इससे क्या बेनिफिट होगा बेटा, बेनिफिट ये होगा हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट के लिए 2-3 महीने 4 महीने रुकना नहीं होगा। दूसरा, बैड डेट की टेंशन खत्म हो जाएगी कि पैसा डूबेगा। तीसरा, फैक्टरिंग की सर्विस नहीं लेनी पड़ेगी। सिर्फ फैक्टरिंग क्या होता है बेटा सीखेंगे, अभी सीखेंगे, देखने वाले हैं।
ठीक है, इनके इनके अगेंस्ट हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा। मान लो पैसे की जरूरत पड़ेगी, हम बैंक के पास गए, बैंक को कहा कि भाई हमारे डेटर को आप रख लीजिए और हमें उसके उसके अगेंस्ट हमें लोन दे दीजिए। आगे कहता है पॉलिसी एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द फर्म फॉर सेलेक्टिंग क्रेडिट कस्टमर। कहता है भाई साहब कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी क्या देखती है कि वो क्रेडिट में सेल कर दे, मतलब उधार में सेल करने से पहले वो देखिए कस्टमर में क्या क्या होना चाहिए। ये कस्टमर कैसा है, जेन्युइन है या नहीं है, मतलब उसकी कुछ जो भी उसकी क्या नाम पॉलिसी है उसको ध्यान रखेंगे। कहता है पेइंग प्रैक्टिस एंड द हैबिट ऑफ द कस्टमर। हाय हाय, कस्टमर की हैबिट क्या है, टाइम पर पेमेंट करता है या नहीं करता, या फिर मना करता है, ना 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 हम जा रहे हैं घर पे, कह रहा है कस्टमर, उसके बच्चे आते हैं, कह रहा है भाई साहब हमारा हमारे पापा घर नहीं है, बाहर गए हुए। तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, कस्टमर बड़ा ही बढ़िया होना चाहिए। कहता है फर्म्स पॉलिसी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द कलेक्शन। कहता है भाई साहब फर्म जो भी आपकी कंपनी है, फर्म है, उसकी क्या नाम कलेक्शन की पॉलिसी कैसी है, ये मतलब ये चीजें अफेक्ट करती है बेटा। ठीक है, मतलब पॉलिसी को अगर आप डिटरमाइन कर रहे हो कि हाँ भाई कैसे कैसे पॉलिसी बनाए। कहता है डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इन बिलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, एडजस्टमेंट फंक्शन। मतलब भाई साहब ये आपका जो भी एडमिन डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अहम भूमिका रोल प्ले करता है। हाय कहता है भाई साहब मेन चीज नीचे है, यहाँ से एक नंबर का एग्जाम में आएगा भाई साहब, एक मिनट नहीं, एक 1 मार्क्स यहाँ से आएगा, ध्यान रखना। ठीक है जी सर, ध्यान रखेंगे। मैंने कहा देखो क्या कहता है, द राइजिंग ट्रेंड ऑफ द रियलाइजेशन related cost would decrease the size of the investment in the debtor and the firm would prefer the cash sales over the credit sale। कहता है भाई साहब सुनो मेरी बात, कहता है कई बार हम क्रेडिट में सेल करते हैं, हाँ सर करते हैं, कहता है उससे हमें कॉस्ट आती है, उससे कैसी कॉस्ट आती है, क्रेडिट में सेल करते हैं तो कैसी कॉस्ट आती है। भाई साहब सुनो, कॉस्ट का मतलब होता है लागत आना। पहली लागत भाई साहब, अगर मेरे को डेटर उसी दिन पैसा दे देता तो मैं उसको इन्वेस्ट कर देता कहीं ना कहीं, 2 रुपए ब्याज की कमाता, इनकम कमाता। बात समझ आई या नहीं आई, लोन ना लेना पड़ता। ठीक है, तो सर मेरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया सर फंड। ठीक है, मतलब इस पे मैं ब्याज गवा रहा हूं। दूसरा मैंने कहा देखो भाई साहब अब आपको डर है, भाई साहब डूब ना जाए रे पैसे, डूब ना जाए। ठीक है, पैसे डूबने का भय। दूसरा सर कलेक्शन करने के लिए स्टाफ वगैरह जाएगा, सर फॉलो अप करेंगे, फोन वगैरह करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वहां पे भी तो कॉस्ट लगेगी। तो कहता भाई साहब बहुत सारी कॉस्ट लगती है, लेकिन कैश सेल कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है, कैश सेल करने में ये वाला इशू नहीं रहता, वो ये बात कहता है भाई साहब। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो भाई साहब ये कहता है कि आप इसको प्रेफर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है इवैल्यूएशन ऑफ अ पॉलिसी। कहता है किसी भी पॉलिसी को कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट ना करें, उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सर ये क्या क्या चीजें हैं, मैं कहता हूं कि 1 मिनट के लिए हम इसको ना देखें, क्योंकि अजीब सा लग रहा होगा आपको, 1 मिनट के लिए इसको ना देखें और भाई साहब दूसरी जगह जाते हैं। मैं कहता हूं देखो भाई एक बार आप देखिए और एग्जाम्पल को आप लिख भी लीजिए, इस एग्जाम्पल को आप मेरे साथ लिखिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल नहीं दे रखा है हमने। ठीक है, तो एग्जाम्पल को आप साथ साथ मेरे साथ लिख रहे हो बेटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप सभी मेरे साथ एग्जाम्पल कर रहे हो ये वाला। मैंने कहा द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ बिस्ला लिमिटेड इज एज फॉलो। क्या करते हैं हम लोग, मान लो क्रेडिट सेल कर रहे हैं, हमारी क्रेडिट सेल क्या है भाई, क्रेडिट सेल है हमारी 10 लाख की। कितने की है, 10 लाख की। ध्यान सुना, मैंने कहा भाई साहब हम और क्या नाम है, हम क्रेडिट पीरियड कितना देते हैं, क्रेडिट पीरियड कितना देते हैं, 3 मंथ्स, 3 महीने का हम क्रेडिट पीरियड देते हैं। ठीक है जी सर, मैंने कहा भाई हमारा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम मार्केट में कहीं पैसा लगा देते हैं तो हमें ब्याज मिलेगा बेटा 10% पर एनम के हिसाब से। बात समझ आई जी सर, तो ये वाली चीजें हैं हमारी। ठीक है, मैंने कहा मेरी कॉस्ट बताया था बेटा, मैं कॉस्ट है मेरी 50,000। ठीक है, एडिशनल कॉस्ट बैड डेट, जो मेरे पैसे डूबते हैं बैड डेट के, वो डूबते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, बैड डेट के मेरे 10,000 रुपये डूब जाते हैं, और बस। ठीक है, और टैक्स दे दिया बेटा मैंने 30%, 30% टैक्स हो गया। ठीक है जी सर, 30% टैक्स हो गया। और ठीक है, एक हमारे पास एक न्यू पॉलिसी आई है, कि हमें एक न्यू पॉलिसी आई है। सर न्यू पॉलिसी में क्या आया हुआ है, सुनो, आप डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर 5%। आपको क्या मिलेगा,
ठीक है, डिस्काउंट दो कस्टमर को 5%। वेदर द पॉलिसी एडवाइजेबल टू अडोप्ट, क्या एडवाइजेबल है कि हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें? सर चलो सर कंपेयर करते हैं दोनों, एग्जिस्टिंग को और न्यू पॉलिसी को कंपेयर करते हैं। देखो भाई साहब, एग्जिस्टिंग को और न्यू को कंपेयर करते हैं। चलो सर कंपेयर करते हैं। मैंने कहा लो भाई साहब आ जाओ कंपेयर करने के लिए। मैंने कहा लो ये हमारी न्यू और ये हमारी हो जाएगी ओल्ड। तो मैंने कहा देखो दोस्त, ये तो होगी न्यू, सॉरी ये ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग बोलो इसको, एग्जिस्टिंग, और ये बोलो न्यू पॉलिसी। देखें किसको प्रेफर देने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 कौन सी बेस्ट है? ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा देखो दोस्त, सेल कितना हो रहा है हमारा? सर सेल हो रहा है हमारा 10 लाख का, तो यहां भी 10 लाख का होगा। जी सर। मैंने कहा कॉस्ट, बेटा इस कॉस्ट में दोनों चीजें आ जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने अलग से दी नहीं है और फिक्स कॉस्ट भी। ये पर यूनिट होती है और ये टोटलिटी में होती है। ठीक है, टोटलिटी में होती है, ध्यान आया? यस सर, याद आ रहा है, सेम में पढ़ा होगा ना। हाँ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें देखा होगा, ये टोटलिटी में होती है बेटा। मैंने कहा इसकी मैंने दोनों को ऐड करके दे रखा कि 50,000 भाई साहब, सिंपल शब्दों में 50,000 दे दिया क्या मैंने? एक सेकंड बेटा, तो 10 लाख 50, नहीं 5 लाख करो दोस्त इसको, इतना थोड़ा ना होता है। 5 लाख कर दो इसको, 50,000 को 5 लाख कर दिया, ऐसा तो ना 10 लाख का सेल और इतना कम वो। ठीक है, ये सर तो 5 लाख कर दो बेटा इसको, यहाँ भी 5 लाख। ठीक है जी सर। तो ये कितना हुआ हमारे पास दोनों में? सर दोनों में हमारे पास बचा 5 लाख, यही बचा 5 लाख। मैंने कहा रिसेंटली मैंने कहा भाई साहब सुनो, बैड डेट कितने हो रहे हैं? बैड डेट, सर देखो बैड डेट हो रहे हैं हमारे न्यू स्कीम में नो बैड डेट, ये लिख दो नो बैड डेट, नो बैड डेट। हालांकि ऐसा कुछ लिखा नहीं था तो भी मैं बैड डेट मैंने लिख दिया कि स्पेशली लिख दिया कि यहाँ पे कोई बैड डेट नहीं है, ऊपर वाली में बैड डेट है, क्योंकि रेट देंगे तभी हमें टेंशन होती है पैसा डूबने की। तो बैड डेट कितना हो रहा है? ठीक है, नीचे वाली तो हम कैश ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बैड डेट कितना हो रहा है? 10,000 का क्या? यस सर, बैड डेट है 10,000 का, तो बैड डेट हो रहा है 10,000 रुपये का। यहाँ अरे सर यहाँ तो कुछ भी बैड डेट नहीं है, यहाँ है नील। मैंने कहा कितना हो गया बेटा? 4,90,000, 4,90,000। यहाँ पे कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है, कितना आएगा? 5 लाख। आगे चलते हैं सर, देखो और सर और सर बस सर यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट सर यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रहे, यहाँ पे 5% दे रहे हैं सर कैश डिस्काउंट। तो 5 लाख का 5% दैट इज 25,000 सर, 25,000। ये कितना आएगा सर? 4,90,000 और 4,75,000। बात समझ आई है नहीं? यस सर, बात समझ में आ गई है। मैंने कहा उसके बाद टैक्स, ठीक है, टैक्स कितना है सर? टैक्स है 30%, तो 4,90 का 30% दैट इज 1,47,000। ठीक है जी सर। वैसे मैं एक बार ना इसको टैक्स को हटा दूं, क्योंकि टैक्स को नेट ऑफ करने के लिए मेरे को दूसरी भी चीजें करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा करो लिखा रहता, अब लिख दिया तो लिख दो, छोड़ो। 1,47,000 और 4,75 मल्टीप्लाई बाय 30, आप लोगों ने कर दिया 1,42,500। यहाँ पे कितना हो गया? तो 4,90 प्लस 1,47, 4,90 का 70%, तो ये होगा बेटा 3,43, और यहाँ हो जाएगा बेटा 4,75 का 70% दैट इज 332,500। ठीक है, बात समझ आई नहीं? जी सर बात समझ आ गई है। लेकिन मैंने कहा अभी रुक जाओ दोस्त, अभी रुक जाओ, अभी आगे मत जाओ। मैंने कहा देखो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन ब्लॉक फंड, बेटा ध्यान सुनो, आपका 10 लाख रुपए का फंड ब्लॉक हो रहा है। जी सर। मैंने कहा अगर ये मेरे को मिल जाती तो बल्ले बल्ले हो जाती, बोला जी सर। लेकिन कह रखा है 3 महीने के लिए भाई साहब पैसे मतलब ब्लॉक रहते, तो कहता है 3 महीने का हमारा इस पे ब्याज लगाओ, 12% दे रखा है, देख लो। तो यहाँ पर तो कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक है हमारा दूसरे वाले में। कितना सर? 10 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 दैट इज सर 25,000 रुपये। ठीक है, तो कौन सी स्कीम बढ़िया आ रही है? 3,32,500, और यहाँ से कितना आएगा? 3,43 माइनस 25,000, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3,18,000। कितना आएगा? 3,18,000। कितना आएगा बेटा? 3,18,000। बात समझ में आई नहीं? जी सर बात समझ में आ गई है, जी सर बात समझ में आ गई है। ओके सर, चलो अब चेक करते हैं सर, तो इसमें कौन सी पॉलिसी बढ़िया है? सर पॉलिसी बढ़िया है, आप इंस्टेंट डिस्काउंट दे दो। तो अब देखो
अब आप इसको पढ़ो, क्या कह रखा है, कह रखा है कि भाई साहब सुनो, हम यहाँ देखेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड क्रेडिट सेल कितनी हो रही है। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, हमने एक ही ऑप्शन लिया था एग्जिस्टिंग एंड ऑप्शन नंबर 1 कहता है टोटल कॉस्ट को लेस कर दो एक्सक्लूडिंग बैड डेट दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स, वेरिएबल एंड फिक्स, वेरिएबल एंड फिक्स। उसके बाद क्या कहता है, कहता है वैसा बैड डेट जो भी है आप उसको लेस कर दो। बैड डेट लेस करने के बाद सर कैश डिस्काउंट को लेस कर दो, ठीक है। कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद सर एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा। हाँ सर, बिफोर टैक्स के बाद उसमें से लेस कर दो सर टैक्स को, है ना जी सर, लेस कर दो टैक्स को। टैक्स को लेस करने के बाद आ जाएगा आपका पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमने भी निकाला था जी सर, कर देंगे। उसके बाद सर क्या कर देंगे सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या कर देंगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी जी सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां से आएगी सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी 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 सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी मतलब जितना मैंने फंड ब्लॉक था, ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आने के बाद क्या देखा, नेट बेनिफिट कितना आएगा, नेट बेनिफिट हुआ ए माइनस बी। सर ये ए कौन सा था सर, ये ए कौन सा था, मैंने कहा भाई साहब ये था ए क्रेडिट सेल, ए क्रेडिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट ए माइनस बी, ये ए कौन से है भाई साहब, ए कहाँ पे है, ए हमने कहाँ लिख दिया, ये रहा सर, ये रहा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये है ए सर। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो भी आएगा सर हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, यहाँ से ही आएगा ना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, पैट वगैरह, उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, इसको माइनस कर देंगे। इनको माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो नेट आ जाएगा। तो हम देख लेंगे क्या बात भाई साहब, क्या बेनिफिशियल है या नहीं है, हमारे केस में क्या था बेनिफिशियल था। तो मैंने इसका पूरा पूरा क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। आगे क्या कर रखा है, कहता है वैसा फिक्स कॉस्ट क्या होती है, बताया था मैंने फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट वाइज नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट टोटल में होती है, ठीक है। वैसे इसने बता रखा है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को घटा दोगे तो कुछ एक पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल यूनिट से, टोटल यूनिट से सर, ठीक है। तो हमने कहा सर एवरेज कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, अंडर द प्रेजेंट पॉलिसी, सिंपल सा, प्रेजेंट पॉलिसी का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो डेटर में पैसा मेरा 10 लाख उलझा हुआ था, अगर वो ना उलझा हुआ होता तो मैं उससे पैसे कमाता, अब पैसा उलझा हुआ है तो मैंने पैसे नहीं कमाए, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने क्या रखा है एग्जांपल देख लेना, तो हालांकि एक तो मैंने करा दिया और एक आप बाकी आप क्वेश्चन एग्जांपल देख लेना। आई कहता है सर, क्या कहता है, कहता है कंट्रोल ऑफ बैड डेट। भाई साहब बैड डेट को कैसे रोक सकते हो, बैड डेट को कैसे रोक सकते हो सर, फॉलो करेंगे टाइम टाइम पे रिमेंबर क्या नाम है रिमाइंडर भेजेंगे उनको कि पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो, उनको बड़े बढ़िया बढ़िया ऑफर देंगे कि भाई साहब अगर मेरे को लग रहा है ये पैसे डूब रहे तो उसको डिस्काउंट देंगे, वो चीजें करेंगे, ठीक है। ओके सर, आई क्या है बैड डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोलिंग द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्यों, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स को मेंटेन करना, ठीक है, ये सर उसी की बात करते हैं। आई कहता है डेटर शुड बी क्लासिफाइड एज आउटस्टैंडिंग फॉर 0 to 30, मतलब ये बताओ कि 0 से 30 दिन तक आउटस्टैंडिंग कितनी है, 30 से 60 दिन के लिए आउटस्टैंडिंग कितनी है, और 60 से क्या नाम है 90 दिन के लिए, और 90 और मोर कितने। तो हमें डाउट कहाँ होगा सब, 90 से ज्यादा वालों को डाउट होगा, वैसे यहाँ से पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो आपको ये क्या नाम स्पेसिफाई करना है और इनको को फॉलो अप करना है। कहता है डेटर ऑफ द मोर देन 60 डेज, कहता है जो 60 दिन से ज्यादा वाले हैं स्पेशली, वैसे तो हमें ज्यादा 90 से ज्यादा पे बोल देना पड़ेगा, बट ये कहता है कि वैसे आमतौर पर हमारी कंपनी की पॉलिसी वगैरह होती है, तो ये कहता है डेटर ऑफ द मोर देन 60 डेज शुड बी केयरफुली फॉलोड एंड कलेक्टेड। कहता है भाई सब 60 से ज्यादा पुराने हो जाए, दैट इज 60 मतलब 2 महीने से ज्यादा पुराने हो जाए ना, तो उन पे थोड़ा सा अच्छा खासा ध्यान रखो, लेकिन 90 से भी ज्यादा पुराने हो जाए तो भाई साहब टेंशन वाली बात है, ध्यान रखो कहीं पैसा डूब ना जाए, ठीक है जी सर। अब क्या कहता है कैश मैनेजमेंट, भाई साहब बात को ध्यान सुनना, इसको मैं पूरे को करा देता हूं, देखो कितना आसान है, मैं कहता हूं भाई साहब कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से बताऊं। कहता है कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट कहता है कैश की मैनेजमेंट क्या होती है, आपके पास पैसा दो रूप में हो सकता है, या तो कैश में होगा या बैंक अकाउंट में होगा, ठीक है। मैं कहता हूं बैंक में दो रूप में हो सकता है, आप कहोगे सर सेविंग और करंट, मैंने कहा नहीं बेटा, आमतौर पर मैंने आपको क्या था कि जो भी बिजनेस का वो करंट अकाउंट होता है या फिर एफडी के रूप में पैसा होगा, हाँ या ना जी सर, सिंपल शब्दों में। अब ये कहता है जो भी आपके पास कैश होता है ना, आप उसका क्या यूज करते हो, जो भी कैश होता है आप उसका क्या यूज करते हो। भाई सब सिंपल शब्दों में, इसको कैश को छोड़ो, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके पिताजी आपके घर पे हैं, हाँ सर हमारे पिताजी हमारे घर पे हैं, हमारे पिताजी पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो आपके पिताजी से पूछना, जो भी आपके पिताजी कमाते हैं कैश, जो भी आपके पिताजी कमाते हैं, तो उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं बेटा, इस कैश को आपके पिताजी 3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चाहे आपकी माताजी से पूछ रहे हैं चाहे आप अपने पिताजी से पूछ रहे हैं, दोनों बता देंगे, वो कहेंगे हाँ जो आपके मास्टर जी बता रहे हैं वो हम करते हैं। मैंने कहा देखो पहला टुकड़ा, मान लो आपके पिताजी एक महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं,
चलो सर पिताजी को छोड़ो, आप कोई भी रैंडमली एग्जाम्पल लो, मिस्टर एक्स 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, तो ये सबसे पहले कहेगा भाई साहब डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस मतलब घर पे वाइफ है, उसके लिए कुछ लेके जाना है, बच्चों के लिए चाय पत्ती चीनी लेके जानी है, बच्चों के लिए खिलौने लेके जाने हैं, ये करना है वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कहेगा भाई साहब डे टू डे एक्सपेंसेस में मेरा 50,000 रुपये लग जाता है। कितना लग जाता है? 50,000 रुपये मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस में लग जाता है। आगे कहता है कि भाई साहब हम उससे मार्केट का स्पेकुलेशन से फायदा उठाने वाले हैं, स्पेकुलेशन हम शेयर वगैरह में पैसा लगाने वाले हैं, ठीक है, मार्केट में अप डाउन हो रहा है उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो कहते हैं भाई साहब हम कुछ पैसा हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा मार्केट क्या होती है सर, बहुत वोलेटाइल होती है, ठीक है, ऊपर नीचे बोला हम तो भाई साहब मार्केट के नीचे और ऊपर जाने से हम फायदा उठाने वाले हैं, तो मैं बोला 30,000 में हमारे यहाँ पैसे लगाने वाला हूँ शेयर्स के अंदर, स्पेकुलेशन करने वाला हूँ मैं, ठीक है, स्पेकुलेशन करने वाला हूँ मैं। और तीसरा कहता है 20,000 रुपए मैं अलग से सेविंग करना चाहता हूं, या तो इसकी आरडी करवा लूंगा या कुछ इसकी एफडी करवा लूंगा, इस तरह से इस पैसे को जमा करा दूंगा। ये कहता है ये कंटिजेंसी में काम आएंगे, कंटिजेंसी में काम आएंगे, ध्यान सुना, पैसे का कुछ हिस्सा यूज कर लिया, पैसे का कुछ हिस्सा मार्केट के अप डाउन से फायदा कमाने के लिए लगा दिया, और कुछ हिस्सा सेव कर लिया, बोला कि कल को अचानक से क्या पता क्या हो जाए, लाइक कोई बीमार हो जाए घर में तो पैसा है, ठीक है, लाइक कल को लाइक कोविड आ गया था, अचानक से कोविड आ गया था, तो जिस बच्चों ने मतलब जिन पेरेंट्स ने सेविंग कर रखी थी, जिस पेरेंट्स ने सेविंग कर रखी थी भाई वो सर्वाइव कर रहा है आराम से, तो उन्होंने कहा कि कल को कोई कंटिजेंसी आ जाती है ना, उससे लड़ने के लिए भी कुछ पैसा होना चाहिए, तो पैसे को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही कहता है फर्म भी 3 हिस्सों में पैसे को डिवाइड करेगी, ठीक है सर, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए लाइक परचेज करना है, खर्चों की पेमेंट करनी है, वेजेस देना है, रेंट देना है, सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, छोटे मोटे खर्चे करने हैं उसके लिए। दूसरा स्पेकुलेशन करने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट के अप डाउन का फायदा उठाएंगे। दूसरा कोई कंटिजेंसी अगर आ जाती है, किसी भी तरह की कोई कंटिजेंसी आ जाती है तो उसके लिए हम पैसा बचा के रखेंगे, ठीक है, कोई भी अगर कंटिजेंसी आ जाती है तो हम पैसा बचा के रखेंगे। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा कोविड, लाइक कोविड वगैरह आ गया था, ठीक है, या हम कुछ भी मतलब कंटिजेंसी आ जाती है, कल को अचानक से किसी हमारे यहाँ कोई इंप्लॉई काम कर रहा था उसको चोट लग गई, तो अचानक से कोई भी कंटिजेंसी आ जाती है बिजनेस की, उसके लिए हम पैसा संभाल के रखने वाले हैं। तो आ जाओ दोस्त पढ़ लो। कहता कैश मैनेजमेंट, कहता कैश को हम रखते हैं या तो कैश या करेंसी की फॉर्म में, या बैंक बैलेंस में, करंट अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में। जी सर। मैंने कहा मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, क्यों रखते हो भाई साहब कैश को अपने पास? बोला सर 3 मोटिव के लिए, डे टू डे के लिए दैट इज ट्रांजैक्शनल मोटिव के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, बिजनेस मतलब मार्केट को अप डाउन से फायदा उठाने के लिए, और कंटिजेंसी मोटिव सर अचानक से कुछ हो ना जाए उसके लिए। कह रखा है इट मींस द कैश रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, एग्जांपल द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, वेजेस की पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है। मेजर सोर्स ऑफ द कैश इनफ्लो आर, कहता है कैश इनफ्लो कहां से होता है? डे टू डे में सर जब हम परचेज कर रहे हो तो हमने सेल भी किया होगा, तो सेल कर रहे हो वहां से आ जाएगा पैसा, तो सेल प्रोसीड्स, ठीक है। सर क्या नाम प्रोमोटर कैपिटल वगैरह ले रहे हैं, बोरोड फंड हो गया, ठीक है सर, कैपिटल गेन हो गया फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो यहाँ से पैसा आ जाएगा, और यहाँ पैसा यहाँ से आएगा यहाँ से जाएगा। क्या रखा है सर दूसरा स्पेकुलेशन के लिए, सम कैश इज होल्ड टू अर्न द स्पेकुलेटिव, दैट इज आइडल फंड को हम इन्वेस्ट कर देंगे, लाइक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, हम शेयर्स वगैरह खरीद लेंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे उसके लिए। कहते हैं कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? टू कवर अप द नीड्स अकर ड्यू टू द कंटिजेंसी, कोई कल को कंटिजेंसी अचानक से आ जाती है, तो उसको मीट करने के लिए, उससे को सहन करने के लिए, उससे बचने के लिए हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए जो हम सेविंग करेंगे। कहता लेवल ऑफ कैश होल्डिंग, आय हाय लेवल, तो देखते कौन कौन से लेवल है। चलो दोस्त पढ़ते हैं। कहता है इट डिपेंड्स, कहता है इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का लेवल कैसा है। छोटा बिजनेस है, लाइक हमारा बिजनेस है दोस्त, बहुत कम पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी सर। मेरे को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है दोस्त, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसे, क्योंकि भाई साहब सामान आएगा जाएगा, हमारे क्या सामान आना है, बताना क्या सामान आना, कुछ नहीं आना सर सामान, ठीक है सर, जहां पर हो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, और क्या नाम है मतलब अगर वो रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट पे करना है, और क्या देना है बताओ। और बताओ सर, और मतलब सर उनको तो बहुत ज्यादा सर लीज पे ले रखा होगा, उसी पेमेंट करनी है, वर्कर को पेमेंट करनी है, रॉ मटेरियल की पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा खर्चे है सर, ठीक है जी सर। नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाएगा, क्या कैश रिक्वायरमेंट विल डिफर इन केस ऑफ द कंपनीज फॉलोइंग द कैश एंड द क्रेडिट पॉलिसी। भाई साहब कैश पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी सिंपल शब्द में कहते हैं, अगर आप कैश में सेल कर रहे हो तो आमतौर पर आपको कम कैश की जरूरत पड़ेगी, और क्रेडिट पॉलिसी रख रहे हो तो आमतौर पर आपको ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के लिए। जी सर। आगे कहता है एक्सटेंट एंड द रीच ऑफ द बिजनेस, क्या कहता है बिग बिजनेस रिक्वायर मोर कैश,
ठीक है, मैंने अभी बताया बिग बिजनेस रिक्वायर मोर कैश एंड स्मॉल बिजनेस रिक्वायर स्मॉल कैश। ठीक है, रिलायंस कंपनी ज्यादा बिजनेस चाहिए और क्या नाम है, मैंने कहा कोई छोटी मोटी एबीसी लिमिटेड कंपनी है सर, उसको आमतौर पर कम पैसा चाहिए। ठीक है, मैंने हालांकि रेफर भी कर रखा है कि आप इसके लिए इसको रेफर कर देना बुक को। ठीक है जी सर। कहता है कंपोनेंट ऑफ कैश एंड बैंक, कहता है कंपोनेंट ऑफ कैश एंड बैंक। भाई साहब सुनो, मेरी बात को ध्यान सुनो, आराम सुनो। इसने क्या रखा है, क्या क्या रखा है, कैश एंड चेक इन हैंड। कहता है वैसा कंपोनेंट या तो हमारे पास कैश होगा, या हमारे पास चेक होगा, या हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा होगा, या हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा होगा। सिंपल सी बात है, या तो आपके कैश में हो, आपके हाथ में पैसा होगा, या आपके पास बैंक में पैसा पड़ा होगा, या फिर आपने क्या नाम है शेयर में पैसा लगा रखा होगा। बात खत्म करो भाई साहब, ये बात कहता है जी सर। क्या करता है विलियम जे बोमाल, ये कौन है विलियम जे बोमाल, कौन है सर? सर बेटा ये जो है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। विलियम जे बोमाल मॉडल क्या कहता है भाई, ये कहता है ये प्रेरित हुआ है, ये प्रेरित हुआ ईओ क्यू मॉडल से, ईओ क्यू मॉडल से, ये प्रेरित हुआ ईओ क्यू मॉडल से। तेरे को इसका प्रेरित होने का रीजन बताओ। मैंने कहा ईओ क्यू मॉडल क्या कहता है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आप क्वांटिटी ऑर्डर कीजिए, ये बता था ना, ऑर्डर करना है तो आपको कितना क्वांटिटी का ऑर्डर करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी है, बात सुनिए जी सर। तो ये भी क्या कहता है कि भाई कैश मैनेजमेंट जो चल रही है आपकी, कैश की मैनेजमेंट जो चल रही है उसको ध्यान रखना इन सिंपल मैनर। कहता है आपको कितना कैश की रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है, बस जी सर, कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ फंड आपका कितना आ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करता है बेटा, कि इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है। कैश रिक्वायरमेंट कब, एनुअल की बताता है आपको, साल मतलब एनुअल, या फिर किसी प्रोजेक्ट में, या फिर किसी स्पेसिफिक पीरियड में। ठीक है, कॉस्ट कितनी आ रही है मतलब उसका रेट क्या है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इन तीन चीजों को ध्यान रखो बेटा, इन तीन चीजों को ध्यान रखो। सर ये क्या हुआ, उसने क्या रखा है कि आप बताए कितना कैश रखो, ये बताता है कि हाउ मच कैश यू हैव टू मेंटेन, कितना कैश आप मेंटेन करो, या फिर कितना, सिंपल शब्दों में बेटा, और भी सिंपल शब्दों में आता हूं। कहता है सिंपल शब्दों में, कहता है भाई साहब आप बिजनेस कैश तो रखते नहीं होगे, क्योंकि कैश को अगर आप होल्ड करते हो ना तो आपकी कॉस्ट आती है, बात है ना। क्या कहता है कैश को अगर आप होल्ड करते हो ना तो उसकी कॉस्ट आती है सर, कैश को होल्ड। हाँ बेटा, अगर मेरे पास 10,000 है तो उसकी मेरे को कॉस्ट लग रही है सर। कॉस्ट कैसे, अगर ये 10,000 मैं मेरे पास ना रखता, रिलायंस के शेयर में लगा देता, सिंपल शब्दों, रिलायंस का शेयर का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट में लगा देता यार, किसी के भी शेयर में, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, किसी के भी शेयर में पैसा लगा देता तो मेरा वो पैसा बढ़ता है ना सर। सिंपल शब्दों में चला लिमिटेड में लगा देते सर, शेयर का दाम बढ़ता। लेकिन या फिर एफडी करवा देता, या फिर बैंक में जमा करा देता तो कुछ तो मेरे को मिलता, हाँ सर इंटरेस्ट वगैरह मिलता। लेकिन भाई साहब मेरे पास कैश रखा हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो जितना था उतना ही है। तो ये कहता है कि आप क्या करते हो, इस कैश को आप कहाँ इन्वेस्ट कर देते हो, क्या कर देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो। लाइक मैंने कहा शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया। और जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट हुई ना दोस्त, कैश की रिक्वायरमेंट हुई तो आप क्या करने वाले हो सर, हम इसको सेल करने वाले हैं, इसको सेल करेंगे और हमारे पास कैश आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, जब भी आप शेयर्स को, सिक्योरिटीज को सेल करते हो ना मेरे भाई, जब भी आप शेयर को, सिक्योरिटी को, दैट इज शेयर है, डिवेंचर है, आपका कुछ भी है, आप उनको सेल करते हो ना मेरे दोस्त, तो आपको एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। याद आई है नहीं? हाँ सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, चाहे आप सेल करो और चाहे आप बाय करो। कहता भाई साहब ये बार बार लगेगी, बार बार लगेगी, जितनी बार खरीदोगे जितनी बार बेचोगे। तो कहता है ये मॉडल वही कहता है हमें। ठीक है, विलियम जी मॉडल क्या कहता है, कहता है भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको बताऊंगा कि कितना सिक्योरिटी सेल करो, कितना पैसा रखो। ईओ का मॉडल भी कहता है कि यार आप होल्ड, क्या नाम है, आप क्या नाम है, आप सर बार बार ऑर्डर देते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। ठीक है, उसके बाद सर आप होल्ड करते हो तो होल्डिंग कॉस्ट आती है, सारी सारी चीज आती है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, ये है वो है। कहता है कि एक इतनी बार इतना ऑर्डर दो हर बार के लिए, यहां पर आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। तो ये भी कहता है कि भाई साहब कितनी सिक्योरिटी सेल करें, कितना अमाउंट ले कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह सारी ओवरऑल कॉस्ट कम से कम आए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम बेटा, यहाँ पर भी सेम वो उसी मॉडल से प्रभावित है। वो क्या था सर, 2AOC, C फॉर कैरिंग कॉस्ट जो परसेंटेज में लगती थी जी सर, A फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट जी सर, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आ जाओ बेटा ऊपर वाले में आ जाओ, ये भी सेम ही कहता है।
ठीक है। टू AO, सर कितनी रिक्वायरमेंट आपको? कैश रिक्वायरमेंट, मैंने कहा भाई सब कैश रिक्वायरमेंट है 20,000। कितनी सर? 20,000। 2 इंटू 20,000। सर कॉस्ट कितनी आ रही है? सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैं दे देता हूं यहाँ पर भाई साहब 100 रुपया, और यहाँ पे परसेंटेज दे देता हूं मैं 6%। ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये आ जाएगी सर ये हो जाएगी 20,000 मल्टीप्लाई बाई ये और मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, इसको हम 6% को नीचे डाल देंगे सर, लो 6%। तो सर यहाँ से क्या आ जाएगा? मैंने कहा देखो दोस्त, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 20,000। ठीक है, और सर ये 6% किसका? तो भाई साहब 6% किसका? तो ये इसी का 6% आएगा ना, बस नहीं जी सर, इसी का 6% आएगा ना एनुअल रिक्वायरमेंट का जी। तो इसको यहाँ पे लिख दो ना सर 6%। तो इनका 20,000 का मल्टीप्लाई बाई 0.06 दैट इज 1200। तो हम कर देंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1200। तो यहाँ पे आएगा बेटा 3 3 3 3। इतने की आप सेल कर दो एक बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका क्या रहने वाला है? ये ऑप्टिमम लेवल रहने वाला है, ये आपका ऑप्टिमम लेवल रहने वाला है जी सर। तो सेम है, एक बार आप इसको प्लेन रीडिंग लेके देखो और बताओ क्या समझ में नहीं आया। आप इसकी एक बार प्लेन रीडिंग लेके देखो और मेरे को बताओ क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, 1 मिनट में आपको देता, मतलब 2 मिनट देता हूँ आपको रीडिंग के लिए, जल्दी से आप इसको रीडिंग करो, रीडिंग लो इसकी। हाँ जी, हो गया? आई होप हो गया होगा जी सर, हो गया। तो होप आपने पढ़ लिया होगा जी सर। इसमें भी क्या कहता है? दिस मॉडल assume that cash is kept as a deposit which yield to the interest and the amount is withdrawn when required। मतलब पैसा जमा करा रखा है, एफडी में करा रखा है, सर एफडी में भी कॉस्ट लगती है बेटा, यस ब्याज कम हो जाता है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी में लगा रखा है, वहां से आप पैसा निकलवा रहे हो। दिस मॉडल इज जस्ट लाइक ईओक्यू मॉडल, ईओक्यू मॉडल की तरह ही है। और ये क्या फॉर्मूला देता है? ये भी वही फॉर्मूला देता है सर, 2 इंटू टीबी डिवाइड बाई आई, वही बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और डिवाइड बाई इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज कैरिंग कॉस्ट, वेयर आई रिप्रेजेंट क्या करता है? सॉरी, टी रिप्रेजेंट क्या करता है सर? प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट, क्या आपको कितना कैश रिक्वायर्ड है, वहां पे भी वही था एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। और बी सर कन्वर्जन कॉस्ट पर लॉट। ठीक है सर, हमें कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है? मैंने कहा ट्रांजैक्शन वाइज कॉस्ट बता दी मैंने। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न ऑन द मार्केटेबल सिक्योरिटी पर एनम, कितना आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो पर एनम। ठीक है, तो आप उसका इंटरेस्ट बता दो जी सर। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसी बात करता है दोस्त, नेक्स्ट बात करता है स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट। कहता है भाई साहब इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट करो है, हाँ इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट करो। चलो दोस्त देख लेते हैं इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट क्या कहती है। कहता है कि स्ट्रेटेजी फॉर द इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, strategy for effective cash management means the supply of the cash throughout the operating cycle. Normally this cash is generated from the operating cycle itself, but sometimes cash एडिशनली इनफ्लो इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल कहता है आमतौर पर तो भाई साहब जितना हमें कैश चाहिए होता है ना वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल से हमारे पास आ रहा होता है। डेटर ने पैसा दिया, सर क्रेडिटर को दे दिया, स्टॉक लिया, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से सर फिर सेल किया, ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन कई बार हमें एडिशनली पैसा की जरूरत पड़ती है। कहता है न्यूली सेटअप फर्म वेयर ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉट कमेंस्ड येट, मतलब हमें नहीं पता भाई साहब, नहीं अगर आप बिजनेस यूनिट ओपन कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, तो वहां पर आपको आमतौर पर क्या करना चाहिए, एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ती है कि आपको नहीं पता कि आपका कब स्टॉक डेटर में कन्वर्ट होगा और कब डेटर कैश में आएंगे। कि भाई नया बिजनेस खोल रहे हो है ना, नया बिजनेस खोल रहे हो नहीं खोल रहे, तो नया बिजनेस खोला तो मतलब माल खरीदा तभी बिक जाएगा क्या, नहीं बिकेगा सर, ये स्टॉक में पड़ा रहेगा, कब फिर बिकेगा, कब फिर पैसा आएगा। तो कहता है भाई साहब एडिशनल अगर आप बिजनेस मतलब आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो तो भाई साहब को पैसा रखना पड़ेगा। व्हेन कैश स्टक इन करंट एसेट, कहता है कि जब आपका पैसा अटक जाता है करंट एसेट में, सर कौन कौन सी करंट एसेट है बेटा, ट्रैक्टर सबसे अच्छा है। दूसरा स्टॉक में पैसा आपका अटक जाता है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। आगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कौन कौन सी, कहता है रियलिस्टिक कैश फोरकास्टिंग, स्पीडी, सिंपल शब्दों में कहता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेसफुल कैश मैनेजमेंट। कहता है भाई साहब अगर आपको सक्सेसफुल कैश मैनेजमेंट करनी है ना तो दो पॉइंटों पे सबसे ज्यादा फोकस करो। नंबर 1, सप्लायर से जितना पीरियड हो सके ना उतना क्रेडिट पीरियड लो और उस क्रेडिट पीरियड को यूज करो। लाइक आप जितना हो सके 30 दिन हो सके 30 लो, 60 हो सकते 60 लो, 90 हो सकते 90 लो, इससे भी ज्यादा हो सकता है ना तो आप सप्लायर से क्रेडिट पीरियड लो ताकि आपकी पेमेंट बहुत लेट जाए। दूसरा डेटर से ट्राई करो एज क्विक एज, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उनसे क्या करें, कलेक्शन करें, जितना जल्दी हो सके उनसे कलेक्शन करें, ये बात कहता है। बस आ जाओ पढ़ो। कहता है सबसे पहले हम इसी को पढ़ रहे हैं। कहता है स्पीडिंग अप कलेक्शन, कहता है ऑल द चेक आर क्लियर टाइमली एंड ऑल द डेटर आर रिमाइंड नियर टू द ड्यू डेट। कहता है भाई साहब डेटर को रिमाइंड कर, भाई साहब पैसा ये दे, पैसा दे दे, पैसा ये दे, और उनसे जो चेक आ जाए उसको जल्दी से बैंक में जमा करा दो। कहता है सॉरी स्पीडी एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट को स्प्रेड आउट करो, स्प्रेड आउट मतलब कहता है भाई सब डिले करो डिले करो डिले करो डिले करो, ठीक है, कलेक्शन स्पीडिंग करो और पेमेंट डिले करो। यूज द कंप्लीट क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द क्रेडिटर, कहता है कंप्लीट क्रेडिट पीरियड यूज करो, जितना वो दे रहे हैं 10 महीना सॉरी 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने लो और जितना हो सके उससे ज्यादा पीरियड लो। जी सर आई कहता है रियलिस्टिक कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कहता है आप एक फोरकास्टेड आप कैश फ्लो बनाओ कि आपके पास कितना पैसा वगैरह है। कहता है इट मींस वी शुड प्रिपेयर अ फोरकास्ट फॉर द एंटायर ईयर कैश फ्लो एट द कमेंसमेंट, कहता है पहले ही शुरुआत में ही पैसा का फोरकास्ट कर लो, इतना खरीदना है, इतना पैसा आएगा, इतना जाएगा यहाँ से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ताकि आप कैश मैनेजमेंट बड़े ही अच्छे तरीके से कर सको। ठीक है, कहते हैं भाई साहब बाकी इन डिटेल आप कहां से करने वाले हो, पेज नंबर यहाँ से आप एक बार देख लेना कि ठीक है, बुक का पेज का नंबर भी दे रखा है। यस सर आगे कहेगा फैक्टरिंग सर्विस। भाई साहब ये फैक्टरिंग सर्विस क्या होता है, दोस्त देखो फैक्टरिंग क्या होता है, आज हमको बता देते हैं फैक्टरिंग क्या होता है। देखो दोस्त फैक्टरिंग क्या होता है, जिसको फैक्टर सर्विस के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, फैक्टर सर्विस के भी नाम से जानते हैं। भाई साहब देखो यहां पर एक फैक्टर होता है या फिर मिस्टर एक्स ले लेता हूं मैं कहता हूं मिस्टर एक्स ये फैक्टरिंग की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सर फैक्टरिंग सर्विस क्या होती है, ध्यान सुनो आराम सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है देखो भाई साहब यहाँ पे बिस्रा लिमिटेड, यहाँ पे है बिस्रा लिमिटेड, कहता है हमने सेल किया हमारे डेटर को, सेल किया हमारे डेटर को, एज्यूम कर लो 1 लाख रुपए का सेल कर, बात समझ आई नहीं, डेटर बोला 3 महीने में दूंगा, क्या बोला 3 महीने में दूंगा, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं 3 महीने में दे दे। उसी बीच मैं इसके पास गया, मिस्टर एक्स के पास गया, मैंने कहा मिस्टर एक्स ऐसे ऐसे मेरे डेटर हैं, ऐसा करो ये डेटर तुम ले लो, तुम कलेक्ट कर लेना इनसे अमाउंट तुम कलेक्ट कर लेना और मुझे इनके बदले में आप मुझे कुछ पैसा दे दो। तो 1 लाख है, तो ये आमतौर पर क्या कहता है कुछ पार्ट इसको रिलीज कर देता है, आमतौर पर ये 80% पेमेंट कर देता है, कहता है लो भाई साहब 80% तो आप अभी ले लो, 80,000 तो ये अभी दे देगा और बाकी पैसे बाद में दे देगा, और ये कुछ कमीशन लेता है बेटा, ऐसा नहीं है कुछ ऐसे फ्री में काम फोकट में काम कर देगा, ये कमीशन वगैरह लेगा। मतलब इससे कमीशन के हमने इसको कितने रुपए दे दिए, 10,000 रुपए कमीशन के दे दिए।
ठीक है, मैंने कहा लो भाई 10,000 तो तेरे कमीशन के लिए, या फिर जब भी कलेक्शन करे तो कलेक्शन में से काट, ठीक है, वैसे देते नहीं है, कलेक्शन में से काट लेता है, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ इस तरह से दिया कि भाई कोई नहीं, तेरे को कमीशन देंगे, तो ये 80% तो हैंड टू हैंड दे देगा, और बाकी जब ये अमाउंट इससे कलेक्ट कर लेगा ना 3 महीने बाद, तो 20% तब, दैट इज 20,000 तब रिलीज कर देगा। तो आप कहोगे सर 80 यहाँ दे दी, 20 यहाँ दे दी, पूरा 1 लाख तो दिया फैक्टर ने, नहीं बेटा, फैक्टर मैन का ना कमीशन वगैरह ले लेता है, या तो हम इसको दे देते हैं कैश में, या फिर इसको कहते हैं तो रियलाइज करे तब तू रख ली, ठीक है, ठीक है, मतलब 10,000 यहाँ दे देगा, इन सिंपल मैन ऐसा कर देगा, 10,000 ये यहाँ दे देगा। अब बात ये आती है सर 3 महीने बाद अगर डेटर रिफ्यूज कर दे तो, डेटर अगर रिफ्यूज कर दे तो कि भाई साहब पैसा नहीं है, बाहर निकल यहाँ से, ऐसा नहीं है और फैक्टर बाहर निकल, पैसा नहीं है, तो भाई साहब सुनो, जब भी हम फैक्टरिंग की सर्विस लेते हैं तो दो चीजों पर रहते हैं, एक रिकोर्स, एक विदाउट रिकोर्स। सर ये क्या होता है रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स? रिकोर्स का मतलब होता है, हे फैक्टर, दैट इज विसा लिमिटेड कहती है, हे मिस्टर एक्स, अगर तेरे को पैसे मिल जाए 3 महीने के बाद तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज तू इतना समूह लेके मेरे पास आ जियो। क्या बोला? इतना समूह लेके मेरे पास आ जियो, मैं तेरे को क्या कर दूंगा, पैसे वापस कर दूंगा, जितने तूने मेरे को पैसे दिए मैं तेरे को रिफंड कर दूंगा, ठीक है, जैसे 80,000 उसने मेरे को दिए वो तेरे को वापस कर दे, डोंट वरी, टेंशन ना ले। दूसरा विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आमतौर पर कमीशन कम होती है बेटा, यहाँ कमीशन आमतौर पर कम होती है। विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या होता है, और डेटा क्या नाम, विसरा लिमिटेड कहती है ऐसा फैक्टर, कल को अगर पैसा ना मिले 3 महीने बाद, तो इतना सा मुंह लेके यहाँ मत आना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना, ठीक है, इतना सा मुंह लेके यहाँ मत आना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना। मतलब अगर आपको डेटर से रिकवरी नहीं होती तो बिस्ला लिमिटेड भी आपको कुछ नहीं देगा, ये आपका खुद का आपका रिस्क है। बात समझ आई नहीं जी सर? यहाँ पर रिस्क बिस्ला लिमिटेड का ही है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर का है। बात समझ आई या नहीं आई जी सर? तो इसमें क्या किया बेटा, मैंने डेटर को एज क्विक एज मैंने किसमें कन्वर्ट कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। ये पूरी प्रोसेस थी बेटा। क्या कहता है इट मींस इनकैशमेंट ऑफ द डेटर, ठीक है। फैक्टरिंग का मतलब क्या था, फैक्टरिंग का मतलब क्या था, फैक्टरिंग से डेटर को इनकैश करना। हियर वी सोल्ड द डेटर टू गेट द फंड क्विकली, ठीक है। इट कैन बी, अब नीचे चलते हैं, इट कैन बी विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। यस सर, हमें पता है विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स बता रखा है कि क्या कहो कि भाई साहब विद रिकोर्स का मतलब कहता है हेयर फैक्टर कैन अप्रोच द सेलर, दैट इज विसा गारमेंट के पास आएगा, विसा लिमिटेड के पास है, यहाँ भाई साहब बताना, चुपचाप कहीं और ही जाना, ठीक है। आगे बता रखा है कि भाई साहब छोटी सी बात कर रखी है, इसको पढ़ना एक बार। यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट बता रखी है, पर स्कोप इसको देखो एक बार। कहता है स्टार्ट हुआ सेलर दैट इज बिस्ला लिमिटेड ने क्या किया भाई साहब, वो नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है, वो चेकिंग वगैरह कराई, इनवॉइसिंग की सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। फैक्टर के पास गए, ठीक है, विद फैक्टर कहता है गुड्स चेक करेगा, ये सारी सारी चीज चेक वगैरह करेगा, ठीक है। फैक्टर हमें पे कर देगा सॉरी, लगभग 80% पेमेंट हमें कर देगा। पेमेंट करने के बाद में वो पेमेंट रिसीव कर लेगा, कौन, फैक्टर रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद बैलेंस हमें 20% दे देगा। ये वही बात करता है, पूरी वो जो मैंने अभी चैन बनाई है वही चैन की बात करता है। आगे एक छोटी सी बात क्या रखी है भाई साहब, देखो फैक्टरिंग में क्या होता है, फैक्टरिंग में क्या होता है सर, हम अपने डेटर को एक तरह से सेल कर देते हैं विद और विदाउट रिकोर्स। किसको सर, एक व्यक्ति को, और वो हमें पेमेंट रिलीज कर देता है। कुछ पेमेंट अभी देता है, कुछ बाद में दे देता है। रिसीवेबल लोन, बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं हे बैंक, हमारे पास रिसीवेबल है, इनके बिहाफ पर तू हमें लोन दे दे, ठीक है। बैंक के पास गए, रिसीवेबल को क्या नाम है, रिसीवेबल को उनके पास गिरवी रखा और वहां से लोन ले लिया। सर बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, डेटर से हमने बिल लिखवा लिया, डेटर कहेगा मां कसम भाई साहब पैसे दे दूंगा तेरे 3 महीने बाद, क्रेडिट ये लिख के देगा बिल के ऊपर मां कसम भाई साहब पेमेंट दे दूंगा, दैट इज आई प्रॉमिस टू पे यू, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे यू, ठीक है, ₹1 लाख आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, हुज कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, नीचे साइन वगैरह कर देगा, और एक लीगल नोट है। इसको हम बैंक में जाएंगे और इसको डिस्काउंट करवा लेंगे, मतलब डिस्काउंट वाला होता है, बैंक को जाएंगे, मतलब 1 लाख रुपए का, तो बैंक अपना इंटरेस्ट काट के बाकी पैसे दे देगा, ठीक है जी सर। ये वो वाली सिस्टम है, 11th में 11th में पढ़ा भी होगा जी सर, ये वाली वो वाली सारी चीजें। चलो ना चलो हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं ये क्या है। जी सर। आगे क्या कह रखा है सर, आगे क्या रखा है, बात कुछ ऐसी है श्रीमान जी, बात कुछ ऐसी है, कहता है रेफर कर दो भाई साहब टाइप ऑफ फैक्टरिंग के लिए, ठीक है, आप पढ़ देना, सारी चीज तो पढ़ चुके हैं हम। कहता है अदर टेक्निक फॉर द कंट्रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल, कहता है कंट्रोल करना है आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, तो अलग अलग चीजें हैं। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट याद करो, आपने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ पढ़ा हुआ है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है सर। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सर यही होती है कि हमारी एसेट्स वगैरह कितनी है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, इनकी बात करता है ये सर। कहता है इट शोज द चेंजेस इन द एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारी एसेट में कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बताता है। आजकल ये इतने रेलिवेंट नहीं है, बनती भी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनती है, बता देता हूँ।
ठीक है। कहता है फॉर फाइटिंग सर्विसेज, फॉर फाइटिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सुनो बेटा, इसमें क्या होता है, लाइक हम इंटरनेशनल डेटर को, इंटरनेशनल डेटर होते हैं ना, हमने बाहर विदेश में जाके सेल कर दिया, आउट ऑफ बोला, ठीक है, तो कहता है उन डेटर को गिरवी रख के पैसा लेना, वो बात करता है, ठीक है जी सर। कहता है इट इज अ फॉर्म ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ द रिसीवर परटेनिंग रिलेटेड टू रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड और नॉन रिकोर्स बेसिस, बट ये है ना नॉन रिकोर्स बेसिस पे है। अगर आपने इसके बिहाफ पर आपने पैसा ले लिया है, फाइनेंसिंग करवा लिया है, किससे पैसा ले लिया है, तो ध्यान ना उसको ये कह देना दोस्त, कल को अगर वो पैसे ना दे तो हमारे पास मत आ जाना इतना समूह लेके। जी सर, अब तो पता है सर रिकोर्स नॉन रिकोर्स क्या होता है। कहता है फॉर फाइटिंग वर्सेस एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, थोड़े से डिफरेंस है बेटा, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। कहता है कि फॉर फाइटर डिस्काउंट द एंटायर वैल्यू बट फैक्टर फाइनेंस ओनली 70 to 85। कहता है वो तो भाई 70 to 85 हमें देता है कि बाकी वो खुद रख लेता है, और यहाँ पर हमें क्या कहता है सर डिस्काउंट कर देता है। इवन सिंपल दूसरे को तो फैक्टर वाला हमें एक साथ में सारी पेमेंट देता है, कुछ पहले देता है बाकी बाद में देता है। कहता है फॉर फाइटिंग इज द प्योर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, प्योर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फैक्टरिंग इंक्लूड्स द लीजर एडमिन कलेक्शन एंड सोन, वो कहता है ना वो सारी प्रोसेस करता है, वो कहेगा कि हाँ भाई दे देंगे, बाद में कुछ पेमेंट रखेगा, ये करेगा। तो सिंपल शब्दों में फॉर फाइटिंग क्या है कि प्योर फाइनेंसिंग सर्विसेज है, और जो फैक्टरिंग है वो प्योर फाइनेंसिंग सर्विस नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है भाई साहब कुछ बात ऐसी है, कुछ रेशोज की बात ऐसी है, रेशो एनालिसिस अगर आपको याद हो तो ये हमने रेशो एनालिसिस सेम बेटा, इससे ज्यादा रेशो कर रखे हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आपका एक सब्जेक्ट हो रहा है ना, उसमें सारे रेशो कर रखे हैं, इसमें तो कुछ भी रेशो नहीं है, बट जो है वो हमने कर रखे हैं। देखो करंट रेशो मैंने बताया था, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, एसिड टेस्ट रेशो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। जी सर। उसके बाद सिर्फ तो डे 1 में ही किया था, डे 1 के बाद पहली क्लास में किया था, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो तो मैंने आपको वहां पर भी दिखा रखा है, जब टर्नओवर रेशो आता है ना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो टर्नओवर हमेशा ऊपर आती है। तो इन्वेंट्री दैट इज एवरेज इन्वेंट्री को किससे कंपैरिजन करना है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ठीक है जी सर, याद रखेंगे। मैंने कहा करंट एसेट टर्नओवर रेशो मैंने कहा था टर्नओवर रेशो में हमेशा टर्नओवर ऊपर आती है, तो मैंने कहा एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय क्या नाम है करंट एसेट टर्नओवर रेशो, दैट इज टर्नओवर डिवाइड बाय करंट एसेट सर। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो दैट इज सेल डिवाइड बाय डेटर, एवरेज ऑफ सेल डिवाइड बाय एवरेज ऑफ डेटर। डेट इक्विटी रेशो तो ये सबको पता है सर, क्या लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं बेटा, वही शेयर होल्डर्स फंड, क्या नाम हमारा जो भी इक्विटी है हमारी, जितने भी प्रेफरेंस इक्विटी है हमारा, रिजर्व एंड सरप्लस, उन सबको ऐड कर लेंगे जी सर। लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड से। तो कहता है भाई साहब चैप्टर तो हो गया एंड ऑनेस्टली बोलो तो, लेकिन अगर आपको याद है तो हमने छोटा सा पोर्शन छोड़ रखा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। शायद एक क्लास और लगेगी, उसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा चैप्टर बहुत ही इजी है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, और आई होप कि आपने साथ साथ कंप्लीट भी कर दिया होगा, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट चैप्टर है, ठीक है, इसलिए आराम से कर रहे हैं, होले कर रहे हैं, आराम से आप पढ़िए और अच्छे से इसको फिनिश कर दीजिए। जी सर, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है बेटा। टाटा बाय बाय, राधे राधे। अच्छे से अपने एग्जाम पर ध्यान लगाइए और अच्छे अंकों से आपको पास होकर दिखाना है। जी सर, हम बड़े ही अच्छे अंकों से पास होंगे, ठीक है। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे।